पूर्व में बात की जाए, किसी महिला प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो उसमें आपकी नाम जो है, आपका नाम चर्चा में है। लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, कई जगह पे नाम लिया भी गया आपका। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं मिल्कीपुर के बारे में? मिल्कीपुर यदि आपको मौका देता है, मिल्कीपुर वो सीट है जिस पर पूरे भारत की निगाह है। अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र है, या अयोध्या का एक विधानसभा क्षेत्र है, और अयोध्या को आप जानते हैं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम विख्यात है। ऐसे में अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है तो ये भी समझिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लड़ाई उससे होगी जिसे अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताया। सबसे पहले बात कर ले अयोध्या के राजा होने की, तो आज से नहीं अनंत से अयोध्या के राजा एक ही थे, प्रभु श्री रामचंद्र। उन्हीं की जय जयकार पहले भी होती आई है, हमने अपने बचपन से की है, हमारे आने वाली पीढ़ियां करेंगे, हमारे पूर्वजों ने की है। तो अयोध्या के राजा तो सिर्फ एक ही थे और एक ही रहेंगे। सीट है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये सीट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे में दबाव भी रहेगा इस सीट पर, और क्या सोचते हैं कैसे दबाव बढ़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार कवरेज आपको मिल्कीपुर विधानसभा से हम दिखा रहे हैं, और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर पर है, क्योंकि चुनाव ये काफी ज्यादा अहम हो जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। बात की जाए समाजवादी पार्टी से, यहाँ पर अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिलता है। बीजेपी की जब बात की जाती है तो बीजेपी के लिए काफी बड़ी लिस्ट हो जाती है प्रत्याशियों की। ऐसे में इस गांव का कवरेज हम दिखा रहे थे, लगातार बात कर रहे थे। ऐसे में नेहा सिंह आनंद जो बीजेपी से प्रबल दावेदार है, हम लगातार कवरेज कर रहे थे, कई जगह नाम सुनने को मिला कि नेहा सिंह आनंद प्रबल दावेदार हो सकती है यदि किसी महिला को टिकट दिया जाता है। तो ऐसे में जब दिखाई देती है गाड़ी उनकी जाती हुई, तो हमने सोचा कि चलते हैं और बात करते हैं। चलिए, नेहा सिंह आनंद जी हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत है चैनल पर। और मिल्कीपुर में बात की जाए, किसी महिला प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो उसमें आपकी नाम जो है, आपका नाम चर्चा में है। लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, कई जगह पे नाम लिया भी गया आपका। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं मिल्कीपुर के बारे में? मिल्कीपुर यदि आपको मौका देता है, हाँ, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव जो है उपचुनाव है, और उपचुनाव में लोग इस समय, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे सांसद जी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत ही कष्टकारी है, इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। इस समय जिम्मेदारी सभी प्रत्याशियों पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। कहाँ हमसे भूल हुई, कहाँ हम लोगों के मन को नहीं छू पाए, अपनी इस भूल को सुधारें, और जनता के बीच में उतर के भारतीय जनता पार्टी पे पुनः विश्वास दिला करके जो भी प्रत्याशी बनकर है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर मेहनत करें और उसे विजयी बनाएं। मिल्कीपुर वो सीट है जिस पर पूरे भारत की निगाह है। अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र है, या अयोध्या का एक विधानसभा क्षेत्र है, और अयोध्या को आप जानते हैं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम विख्यात है। ऐसे में अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है तो ये भी समझिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लड़ाई उससे होगी जिसे अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे हैं। और प्रजा जिसको तय करती है, जो जनता तय करती है, वो राजा बनाती है, सेवक बनाती है। पहले तो इस पर बात करेंगे आपसे, और आपकी लड़ाई काफ़ी टफ होने वाली है। क्या आप अयोध्या की हार का बदला ले पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात कर ले अयोध्या के राजा होने की, तो आज से नहीं अनंत से अयोध्या के राजा एक ही थे, प्रभु श्री रामचंद्र। उन्हीं की जय जयकार पहले भी होती आई है, हमने अपने बचपन से की है, हमारे आने वाली पीढ़ियां करेंगे, हमारे पूर्वजों ने की है। तो अयोध्या के राजा तो सिर्फ एक ही थे और एक ही रहेंगे। अब रहता है सवाल इस बात का कि इस लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी विजयी हुए समाजवादी पार्टी के, तो देखिए, जनता और जनतंत्र के बीच में राजशाही तो है नहीं, देश में लोकतंत्र है। जो जीतता है उसे गद्दी संभालनी होती है, जनता की सेवा करनी होती है। हम राजा नहीं चुनते हैं, हम जनसेवक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। मैं समझती हूँ उनकी जिम्मेदारी दोगुनी थी, क्योंकि वो लगातार इस क्षेत्र से, जहाँ से उन्होंने सीट अपनी छोड़ी है, वेकेंट की है, उस सीट से वो कई बार विधायक रहे। और विकास के नाम पर, आप अगर क्षेत्र में हैं तो आप बिल्कुल भली बात ही देख सकते हैं, विकास के नाम पर उन्होंने क्या ही किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब उन्होंने अपने बेटे को
मैदान में उतरवाए हैं पार्टी के अपने आका से कह के। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी में ये संभव है, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। वो अपने ही परिवार के 6 लोगों को लोकसभा लड़ा सकते हैं, तो वो अपने जीते हुए प्रत्याशी के बेटे को भी लड़ा सकते हैं। ये उपचुनाव नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि सड़क है। जी। और मैं जो जनता देख रही है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या मिल्कीपुर से किसी महिला को टिकट मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे, मिल्कीपुर जो सीट है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये सीट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे में दबाव भी रहेगा इस सीट पर, और क्या सोचते हैं कैसे दबाव को हैंडल किया जाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि सभी जितनी 10 सीटें हैं, सभी 10 सीटों पर हमारे योगी जी की बहुत जिम्मेदारी है, और योगी जी की हार्दिक इच्छा और प्रयास भी है। उनका ये सतत प्रयास है। उन्होंने पूरे संगठन को और अपने पूरे मंत्रिमंडल की जितनी उनके पास ताकत है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक करके इसकी तैयारी भी शुरुआत कराई है। मैं सिर्फ मिल्कीपुर की बात नहीं करती हूँ, और भी अन्य विधानसभाओं में जहाँ पर उपचुनाव है, हर जगह बहुत मेहनत की जा रही है, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतेगी। 200 सीटें जीतेगी। चलिए, हम एक बात जरूर करना चाहेंगे। आप महिला तो हम जरूर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इससे पहले भी भदरसा में वैसी घटना हो गई है। मिल्कीपुर में होती 15 साल की लड़की रहती है। आप महिला, इसलिए आपसे हम सवाल कर रहे हैं। 15 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके का कृत्य होता है, 4 दिन लग जाता है हमारे सांसद जी को वहाँ पहुँचने। रात में पहुँचते हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जनता वहाँ की विरोध करती है, वहाँ से उनको भगाया जाता है। ऐसे में बुलडोजर भी चलता है। बाबा जी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि एक्शन तुरंत लेते हैं, योगी बाबा जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। लेकिन क्या बुलडोजर ही एक उपाय है? इससे बड़ा कुछ कठोर नहीं होना चाहिए? कानून कठोर होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। आप क्या देखते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल ग्रेजुअली उस पर भी काम होगा। और सबसे पहले आपने ये बात कही कि मैं महिला होने के नाते इसे कैसे देखती हूँ। जी। मैं महिला होने के नाते राजनीति में आने के और पहले से भी मैं इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा मुखर होकर कहती आई हूँ। मैं सोशल वर्क भी करती आई हूँ, और हमेशा महिलाओं के मुद्दों पर मैंने खुल के अपने विचार रखे हैं। मैं जब से जिला पंचायत सदस्य हुई, अपने क्षेत्र में भी लगातार मैंने इस तरीके की तमाम घटनाओं पर हमेशा पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं उसकी शासन प्रशासन से जितनी मदद संभव हो सकती है उतनी कराने में हमेशा मैंने उसमें भागीदारी ली है। इस समय मिल्कीपुर विधानसभा की आप बात करें, भदरसा कांड की बात करें, उस समय भी मैंने अपने विचार रखे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी की सरकार में संभव है कि एक चौराहे पर कोई घटना होती है तो उसको आप अपराधी को अगले चौराहे तक ढेर कर दें। ऐसा कड़ा नियम, कड़ा आदेश सिर्फ योगी जी ही पास कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है। पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण है। कितने दिन से वहाँ पर बवाल चल रहा है, कितने दिन से लोग धरने पर बैठे हैं, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ गाँव में या छोटी बच्चियाँ ही हमारी असुरक्षित हैं। देखिए, असुरक्षित होना तो सबसे पहले मानसिकता का विषय है। इस समय जो समाज में मानसिकता है, जितना सनातन धर्म की तरफ आप वापस लौटेंगे, ये मानसिकता आपके अंदर से हट जाएगी। एक सवाल करेंगे, माफी चाहते हैं। अवधेश जी अपने चुनाव में, लोकसभा चुनाव जब जीतते हैं, हाँ। वो लगातार बात करते रहे हैं पीडीए की, हाँ। गरीब की, पिछड़ा की। जब पिछड़े वर्ग की बात होती है, भदरसा में पिछड़े वर्ग की बिटिया के साथ होता है। इसके बाद हम खुल के बोलते भी नहीं, वो चीज़ शब्द हम बोलेंगे भी नहीं। फिर यहाँ पर कोरी बिरादरी, एक ना इनको पिछड़ा दिखाई दे रहा है, ना इनको एससी दिखाई दे रहा है, ना इनको गरीब दिखाई दे रहा है। समय लेते क्या सोचते हैं? मैं ये समझती हूँ, देखिए, अपराधी की मानसिकता जो होती है, वो उसकी मानसिकता सिर्फ अपराध की तरफ बढ़ती है। उसे रिश्ते नहीं दिखाई पड़ते, उसे समाज नहीं दिखाई पड़ती, उसे जाति नहीं दिखाई पड़ती, उसे अपना भविष्य भी दिखाई नहीं पड़ता कि जो मैं आज ये करने जा रहा हूँ, कल इसका प्रभाव मेरे पूरे परिवार पे, मेरे समाज पर क्या पड़ेगा, मेरे परिवार के साथ में क्या सरकार करेगी, वो ये सब नहीं सोचते हैं। खैर, योगी जी लगातार महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से जो भी संभव हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई हो रही है। कल भी सुबह इनकाउंटर हुआ है, पैर पे गोली लगी है। इसके पहले हमने देवरिया में भी देखा, तुरंत एक्शन हुआ, वहाँ भी इनकाउंटर हुआ।
उसके अलावा मैं लगातार आपको तमाम ऐसे उदाहरण गिना सकती हूँ योगी जी के, जिससे ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों में माननीय योगी जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और तत्काल कार्यवाही करते हैं। और पीड़िता के परिवार से भी हमारे मंत्रिमंडल से माननीय मंत्री जी आए थे उनसे मुलाकात करने, और पीड़िता को आश्वासन भी उन्होंने दिया। मैं स्वयं उस समय पर मौजूद थी जब हमारे प्रभारी मंत्री जी पीड़िता से चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, उनका पहला सवाल ये था कि बेटा पढ़ने जाती हो। आप समझिए कि एक बेटी के प्रति पूरी सरकार का भाव ये है कि बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें और बेटियां सुरक्षित रहें। उस सुरक्षा के लिए जो भी संभव कार्य है वो किए जा रहे हैं। तो नेहा सिंह आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात हुई, अच्छा लगा बात करके। हम कहना चाहेंगे और मिल्कीपुर की जनता से भी पूछना चाहेंगे, जितनी महिलाएं हमारे साथ में इस हमारे चैनल को देखती हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, क्या आप लोगों को क्या लगता है कि किसे मिलेगा बीजेपी का टिकट? और एक सवाल जो आपके लिए रहेगा, क्या किसी महिला को टिकट मिलना चाहिए? ऐसे में नेहा सिंह आनंद की चर्चा तेज है। आपको क्या लग रहा है, कौन आपके लिए प्रत्याशी ठीक होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। मैं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी।